हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 में आपको ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के बाद ही आप रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा रिलेशन की कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ एंड पार्ट 3 में हम पूरा कंप्लीट फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी रिलेशन के बारे में। बेटा, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा, जैसे एक माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, ठीक है, दादा दादी का रिलेशन होता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं। इसी तरीके से मैथ्स के अंदर भी रिलेशंस होते हैं। मैथ्स के अंदर रिलेशन कैसे होते हैं आपने हमेशा सुना होगा, जैसे ए इक्वल्स टू बी के हो गया, एक ग्रेटर देन है बी से, परपेंडिकुलर, पैरेलल। ये जो सारी टर्म्स होती हैं, ये दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रही होती है, एक रिलेशन को डिफाइन कर रही होती है बेसिकली। तो मैथ्स में हम इस तरह से रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में बेसिकली रिलेशन होता क्या है ना। तो यहाँ पर अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है, वही रिलेशन कहलाता है। नहीं समझ में आया? और अच्छे शब्दों में समझाती हूँ। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन कहलाता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, और रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं आर से। तो आर जो होता है ना, ये सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देखना ना भूलें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज अगर हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3, ओके। हमारे पास बी एक अनदर सेट है 3 4 6 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये दो सेट है मेरे पास, एक एलिमेंट क्या है मेरे पास? 1 2 3 है ना। यहाँ पर मैं 2 और 3 ले लेती हूँ, 2 और 3, और इसके एलिमेंट्स है मेरे पास में 3 4 6। क्लियर? अब अगर इस 2 का इस 3 के साथ में कोई रिलेशन है, इस 4 के साथ कोई रिलेशन है, या फिर इस 6 के साथ में कोई भी रिलेशन है ना, तो वो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा, उसका जो सबसेट होगा, वही आपका रिलेशन कहलाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये 2 और जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए के सेट बी के साथ में, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने बताया था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए सपोज इस 2 का तीनों के साथ में और इस 3 का भी इन तीनों के साथ में निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? 2 3, इस 2 का 4 के साथ में 2 4, 2 का 6 के साथ में 2 6, कॉमा लगा के अब 3 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूँ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं? ये जो हम पेयर्स हमने इसके अंदर लिखे हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हमारे पास कितने मिले हैं? टोटल 6 मिले हैं। ये हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पर? टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो हम बार बार अब हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी ए क्रॉस बी जो होता है, वो क्या होता है? वो ए बी एलिमेंट होते हैं। ए एलिमेंट सेट ए का होता है और बी एलिमेंट जो होता है वो सेट बी का होता है ना। तो ए एलिमेंट सेट ए का और बी एलिमेंट सेट बी का, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी का सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब इसको रिलेशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए रिलेशन से कैसे बताएंगे अब इसको। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया, एक अनदर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। हमारे पास है a इक्वल्स टू, या आपको इसी वाले एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं, इसी वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसी वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए है। अब हम इसी एग्जाम्पल से आपको रिलेशन भी समझाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, अब इसी से हम रिलेशन बताते हैं। सपोज हमारे पास में कंडीशन दी गई है रिलेशन निकालने की। कंडीशन है कि जी बी जो है ना, बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए। रिलेशन के लिए कंडीशन दी गई है कि जो b होगा वो मल्टीपल हो जाएगा a का। ओके, b अगर मल्टीपल होगा a का तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएं तो ये हमारा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आया था। क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई, क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि रिलेशन जो है वो हमें कैसा निकालना है कि b जो होगा, यानी ये है a और ये है b, ये है a, ये है b। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है किसी भी सेट का, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, वो आपका सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो आपका सेट बी का एलिमेंट होता है। यानी कि ये स्मॉल ए हुआ, ये स्मॉल बी हुआ, ये स्मॉल ए हुआ, ये स्मॉल बी हुआ, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? और रिलेशन की कंडीशन बोली गई है जी कि b जो है ना वो मल्टीपल है a का। b मल्टीपल है तो ऐसे कौन कौन से इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें b मल्टीपल है a का? तो दूसरा कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 3 नहीं है मल्टीपल, 2 4 यस ये मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4 होता है, बिल्कुल मल्टीपल है। 2 6 यस 2 3 ज़ा 6 होता है तो ये भी मल्टीपल है। 3 3 यस ये भी मल्टीपल है, 3 1 ज़ा 3 होता है। 3 4 ये मल्टीपल नहीं है। 3 6 यस 3 2 ज़ा 6 होता है तो ये भी मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन क्या आया जी हमारे पास? कौन कौन से सेट आए हैं? 2 4 2 6, 2 4 2 6, और क्या आया है? 3 3 3 6, 3 3 3 6। तो ये जो हमारे पास रिलेशन यहाँ पर मिला है बेटा, इस तरीके से आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि जो रिलेशन होता है ना ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके क्लियर? अभी आप देख सकते हैं ये जो इसके अंदर हमें एलिमेंट्स यहाँ पर मिले हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है? सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसी में से हमने निकाले हैं। इसीलिए हम ये बात बोलते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट रिलेशन कहलाता है। और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के फिर उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यहीं से एक नया टॉपिक निकल के आता है, वो आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, आपने रिलेशन में 3 नाम सुने होंगे। फर्स्ट इज डोमेन, सेकंड इज रेंज एंड थर्ड इज कोडोमेन। बेसिकली तीनों चीज़ें क्या होती हैं वो समझिए। यहाँ हमारे पास रिलेशन निकल के आ चुका है। रिलेशन में ये जो एलिमेंट होता है फर्स्ट वाला, ये ए एलिमेंट होता है, ये बी एलिमेंट होता है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। जहाँ पर हम ये कहते हैं स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, यही बोलते हैं। अब जो डोमेन होता है ना वो किसी भी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि जो ए होता है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन। वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। ठीक है, और जो रेंज होती है ना, रेंज जो बी एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम, जो बी वाला एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका रेंज कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 2 3 3, तो बेसिकली यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? 2 and 3। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या क्या है यहाँ पर? 4 6 3 6, तो 4 3 4 6, क्योंकि 6 यहाँ पे रिपीटेड है, तो 3 4 6 हो जाएगा रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? आपके सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं वो आपके कोडोमेन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में देखिए सेट बी में एलिमेंट क्या आते हैं? सेट बी के एलिमेंट थे हमारे पास 3 4 6, तो जो ये 3 4 6 है ना, यही आपका कोडोमेन कहलाएगा। इस तरह से आप किसी भी
रिलेशन का डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? डोमेन क्या होता है? कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का जो ए एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, जो बी एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और को डोमेन क्या कहलाता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम 4 तरीके के रिलेशंस पढ़ते हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन किस किस तरीके से होते हैं वो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक सेट A इक्वल्स टू 1 2 3। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि ए बिलोंग्स टू R, यानी कि यहाँ पर ए और बी वाला सिस्टम नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर जो सेट दिया है, ऑर्डर पेयर दिया है, वो कैसा दिया है? ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट भी ए है और सेकंड एलिमेंट भी ए ही है और ये बिलोंग कर रहा है किसी भी रिलेशन को, तो ये कैसी कंडीशन होगी? रिफ्लेक्सिव होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, ठीक है? आपको मुझे बताना होगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अगर हम बात करें, कोई भी रिलेशन हमारे पास दिया है लाइक 1 1 2 2 3 3, अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इस सेट से अगर मैं एक रिलेशन बना रही हूं 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव की कि ए बिलोंग करता है आर को, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड यस, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डायगनल एलिमेंट हैं। सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास कोई रिलेशन ऐसा दिया है 1 1 2 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सेट जो दिया है वो 1 2 3 दिया है। अब मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर 2 2 का भी, लेकिन 3 का तो यहाँ पर है ही नहीं मेरे पास में। तीनों का होना कंपलसरी है। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा सेट ए ले रहे हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी ए बिलोंग्स टू आर की फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 3 तो अवेलेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, अगर आपके पास है 1 1 2 2 3 3, है ना, और है आपके पास 1 2 2 3, अनदर एलिमेंट्स भी आ गए हैं आपके पास में डायगोनल एलिमेंट के अलावा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, ये रिफ्लेक्सिव है। हमारे पास यहाँ तीनों डायगोनल एलिमेंट मौजूद हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके अलावा अगर और भी कोई अनदर एलिमेंट हैं जो एक सेट में से बन सकते हैं, तो भी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक के लिए हमें यहाँ पर दिया है सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। कंडीशन ये होती है कि एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर को और वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को, या ये भी कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। तो अपनी तरफ से मैं आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन बना कर देती हूँ। फर्स्ट 1 2, क्या ये सिमेट्रिक है? नो, ये सिमेट्रिक नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे पास यहाँ पर सेट ए बी तो बन रहा है, लेकिन बी सी सेट तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन ये है कि ए बी और बी सी दोनों ही बिलोंग करने चाहिए आर को, तभी वो सिमेट्रिक सेट कहलाएगा। 1 2 2 1, क्या ये सेट एक सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, बिल्कुल। ये हुआ ए बी, है ना, और बी सी क्या हो जाएगा? 2 ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और ये है बी ए, और बी ए बी का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1, और 2 1 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ 2 1 की, 2 1 को सपोज आपने ए बी ले लिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, तो इसका बी ए क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, और 1 2 भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो दिस इज सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ
1 2 2 1 3 4। तो क्या ये सेट एक सिमेट्रिक सेट है? नो। जब हम ए बी इसको ले रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए, यानी कि 2 1 हो जाएगा। तो 2 1 यहाँ मौजूद है। 2 1 की बात करें, 2 1 का उल्टा होगा ए बी यहाँ पर 1 2 अवेलेबल है। 3 4 की बात करें, ए बी है और इसका उल्टा बी ए हो जाएगा, यानी 4 3 हो जाएगा। 4 3 तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक सेट नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट डेटा ये कहता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर गिवन है ना, उसके लिए आपके पास ए बी भी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए। अगर वो दोनों के दोनों रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ही वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन A = 1 2 3, हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया। ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, देखते हैं। नंबर 1, अगर मैं यहां पर ले लेती हूं 1 2 2 1 1 1, तो क्या ये एक ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं। देखिए, अगर ये है ए बी और ये है बी सी, ठीक है, तो ए सी क्या बन जाएगा? यहाँ से 1 1 बन जाएगा। यस, 1 1 यहाँ पर है। ओके, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, तो हमारे पास ए सी क्या आ जाएगा? 2 और 1 आएगा। यस, 2 1 भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे 1 2 को 1 1 के साथ में। 1 2 को 1 1 के साथ लेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, तो ए सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा। तो यस, 1 1 भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर तीनों की तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब 1 2 का कंपैरिजन हम 2 1 के साथ कर चुके हैं, 1 2 का कंपैरिजन 1 1 के साथ कर चुके हैं, और 2 1 का कंपैरिजन 1 1 के साथ भी कर चुके हैं। यस, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड देखिए। सेकंड में मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 2 2 3 3 2 3 3। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको ध्यान रखना है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, इनको कंपेयर नहीं किया जाता। ट्रांजिटिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता। तो हम कंपैरिजन किस में करेंगे? 2 3 में करेंगे और 3 2 में कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी। तो आपके पास ए सी क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, तो 2 2 तो यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं अगर कोई भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना, और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। सपोज हमने ले लिया A = 1 2 एंड 3, ठीक है, और रिलेशन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर रिलेशन है और ये हमारे पास सेट दिया है। कंडीशन ये होती है इक्विवेलेंस के लिए कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, है ना, और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब तीनों के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको? रिफ्लेक्सिव के लिए था कि ए बिलोंग करना चाहिए आर को,
है ना। सिमेट्रिक के लिए थी कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए ऑल्सो बिलोंग करेगा आर को, है ना। और अगर ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। तो अब आप इन तीनों कंडीशन को इस रिलेशन में रख के देखिए और बताइए मुझे क्या ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए तीनों के तीनों। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 2 3 के लिए तीनों डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, यस तीनों एलिमेंट अवेलेबल हैं और उसके अलावा अनदर एलिमेंट होते हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव माना जाता है। सो यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में मैंने आपसे कहा था कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर अगर ये ए बी है तो बी ए क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा और 2 1 यहाँ पर है, यस 2 1 यहाँ पर है। अगर ये ए बी है तो बी ए क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और 1 2 यहाँ पर है, यस 1 2 भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, और सिमेट्रिक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे ये ए बी है तो उसका बी ए तो 1 1 ही रहेगा, तो 1 1 ऑब्वियसली है। ये ए बी है तो बी ए 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 भी यहाँ पर है। ए बी अगर 3 3 है तो बी ए भी 3 3 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक को भी फुलफिल कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं समझने के लिए। ट्रांजिटिव एलिमेंट के लिए हमने ये कहा कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। और मैंने आपको ये भी कहा कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिटिव एलिमेंट को फुलफिल करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट को यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे बात करते हैं 1 2 2 1 के बारे में। तो अगर ये आपका ए बी है और ये बी सी है, ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 हो जाएगा और 1 1 यहाँ पर गिवन है, यस रिलेशनशिप के अंदर 1 1 है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? इस वीडियो में अब मैंने आपको पूरा रिलेशन कंप्लीट करा दिया है। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, जो कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट होता है। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन के बीच में जो भी डिफरेंस है वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पार्ट 3 की वीडियो में हम उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपके हर एक सॉल्यूशन का आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जारी रखिए।